अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम एसोसिएट की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसको एक तो कंक्लूड करते हैं, देन हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। एक डेफिनेशन और हम पढ़ेंगे, और ये उसके बाद हमारा ये चैप्टर 5 कंप्लीट नहीं होगा, बट इसका एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया होगा। बाकी पोर्शन टाइम के साथ साथ मुझे जैसे लगेगा कि ये डेफिनेशन अब आपको आ जानी चाहिए, तो मैं साथ साथ वो कवर करवाता रहूँगा। अच्छा, एसोसिएट क्या होता है? एसोसिएट के बारे में हमने कहा कि दो पर्सन एसोसिएट समझे जाएंगे जब उनके दरमियान में ऐसा रिलेशन हो कि एक जो है वो एक्सपेक्ट किया जाए कि वो दूसरे की इंटेंशंस के मुताबिक जो है वो काम करेगा। ठीक है। नंबर टू, हमने कहा कि दो लोगों को हम एसोसिएट समझेंगे अगर ये एक्सपेक्ट हम कर सकें कि ये दोनों एक तीसरे बंदे की इंटेंशन के मुताबिक काम करेंगे। ठीक है। फिर हमने कहा लेकिन ये जो ऊपर हमने बात की है, इस तरीके से ये बात जो है ना एक ऐसे रिलेशन के ऊपर नहीं लागू होती जहाँ पे दोनों लोगों का रिलेशन क्या हो कि एक एम्प्लॉय हो और दूसरा एम्प्लॉयर हो। मतलब मैं अगर किसी के पास जॉब कर रहा हूँ तो हम दोनों को एसोसिएट नहीं समझा जाएगा, हालांकि मैं उस अपने बॉस की इंटेंशंस के मुताबिक ही हो सकता है एक्ट कर रहा हूँ जब मैं अपनी जॉब पे हूँ। लेकिन ये सिर्फ ये जो रिलेशन है एम्प्लॉयमेंट वाला, जहाँ पे एक पर्सन एम्प्लॉय है दूसरे का, इसकी वजह से हम उनको एसोसिएट नहीं बना सकते। या दो लोग किसी तीसरे के एम्प्लॉय हैं, मतलब एक बॉस है उसके आगे दो लोग हैं, तो इस रिलेशन में भी वो दोनों आपस में एसोसिएट नहीं समझे जाएंगे कि वो एक थर्ड पर्सन की इंटेंशन के मुताबिक एक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली एक एक्सेप्शन थी, जहाँ पे एक जेनेरिक बात की गई पहले कि दो लोगों को एसोसिएट समझा जाएगा। ठीक है, उनके बारे में बताया गया कि अगर वो एक दूसरे की इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट कर रहे हो तो वो एसोसिएट समझे जाएंगे, या एक दूसरे की इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट कर रहा हो तो उन दोनों को एसोसिएट समझा जाएगा, या दो लोग जो हैं वो किसी तीसरे की इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट कर रहे हैं तो दोनों को एसोसिएट समझा जाएगा। ठीक है। बट एक एक्सेप्शन डाल दी गई कि ये चीज़ लागू नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट वाले रिलेशन पे। अच्छा, फिर हमने फर्दर कहा कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 4, मतलब एक सेक्शन 4 है, उसके उसको जो है ना वो आपने मेंशन किया इसलिए यहाँ पे कि उसको माइंड में रखिएगा और उसके बाद इसको पढ़ना। ठीक है। सेक्शन 3 जो हमारा आ रहा है वो कहता है सब सेक्शन 4 को देखते हुए, अभी 3 के बाद जो आना है उसके बाद ये चीज़ें जो भी लिखी जाएंगी ये एसोसिएट समझे जाएंगे। तो हमने कहा कि एन इंडिविजुअल एंड अ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट में हमने पहला पॉइंट क्या कहा कि एक इंडिविजुअल और रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल जो है वो दोनों आपस में एसोसिएट होंगे। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता था? फोर्थ पॉइंट ये कहता था कि रिलेटिव होता क्या है। ठीक है। और अभी आगे चल के हम रिलेटिव पढ़ेंगे। और ये कहा गया कि रिलेटिव शैल नॉट बी एसोसिएट्स। ठीक है। कि वहां पे 3 में लिखा गया कि रिलेटिव्स आर एसोसिएट, लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि रिलेटिव्स शैल नॉट बी एसोसिएट। ठीक है, जो हमने 3 क्लास के अंदर सब क्लास 3 में पढ़ा है, ये रिलेटिव्स एसोसिएट नहीं समझे जाएंगे विद कमिश्नर इज सेटिस्फाई, अगर वो कमिश्नर को सेटिस्फाई कर देते हैं कि नो वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ द अदर। ठीक। तो अगर इस बात को जो है ना वो कमिश्नर को जाके बता दिया जाए और उसकी तसल्ली करवा दी जाए कि ये दो जो लोग हैं ये एक दूसरे की इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट नहीं कर रहे, तो वो दोनों रिलेटिव्स आपस में एसोसिएट नहीं समझे जाएंगे। अब बात आती है कि रिलेटिव्स होते क्या हैं। तो रिलेटिव्स की क्योंकि बहुत बड़ी डेफिनेशन थी, उसमें कह दिया गया कि सारे आपके अबाव अजदाद रिलेटिव्स में आते हैं, सारे आपके डिसेंडेंट्स और आपके अबाव अजदाद के डिसेंडेंट्स। ठीक है। मतलब डिसेंडेंट्स ऑफ एनी ग्रैंड पेरेंट्स की बात करती है ना, कि जितने भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके जितने भी डिसेंडेंट। ठीक है। मतलब अगर हम कहें कि एक बंदा है, उसके दादा हैं ये और उनके भी दादा हैं ये। ठीक है। मतलब अब हमने बाप वाला तो इसमें से स्टेप ही छोड़ दिया, अब ये दादा जो हैं ये क्या है, ये एंसेस्टर हैं, ये ग्रैंड पेरेंट्स में आता है। इसके जितने डिसेंडेंट है, इसके आगे बेशक हो सकता है 17 बच्चे हों, वो 17 के आगे जो बच्चे होंगे वो सारे भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आ गए। अब बिल्कुल कमिश्नर को जाके कहा जा सकता है कि भाई यहाँ पे जो एक बंदा है जो मेरा बड़ा ही दूर के रिश्तेदार बनता है, इसके साथ मेरा ऐसा रिलेशन नहीं है कि मैं इसकी इंटेंशंस के मुताबिक काम करूं। सो बिल्कुल वो सेटिस्फाई हो सकता है कमिश्नर। ठीक है। तो इसलिए ये सब सेक्शन 4 को लिंक किया गया सेक्शन 3 के साथ कि अगर आप रिलेटिव लग रहे हो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो कि ये नीचे बताएगी ये पॉइंट 5 के अंदर, कि रिलेटिव्स क्या हैं,
ancestors, descendant of our great grandparents, adopted child of the individual और the spouse of the individual, ठीक है। उसके बाद क्या है, spouse of the individual एंड स्पोज ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लास ए, मतलब कहता है इसके बाद जितने लोगों की बीवियां हैं जो इधर लिखी गई हैं इन सब की बीवियां भी आपकी रिश्तेदार। तो इतनी ब्रॉडर डेफिनेशन थी कि इसमें बहुत दूर दूर के रिश्तेदार भी शामिल हो गए। तो इसलिए ये रखी गई क्लॉज कि रिलेटिव्स बेशक दो आपस में जो है वो समझे जाएंगे कि दोनों एसोसिएट हैं, लेकिन अगर वो जाके कमिश्नर को सेटिस्फाई कर देते हैं कि हम लोग एक दूसरे की इंटेंशंस के अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर रहे तो वो आपस में क्या एसोसिएट नहीं बनेंगे। अच्छा, अब वापस आते हैं पॉइंट 3 के ऊपर। एक सेकेंड, हाँ। पॉइंट 3 में सेकंड में हमें बताया गया कि मेंबर्स ऑफ एन एओपी, मेंबर्स जितने भी होंगे एओपी के वो सारे आपस में जो है वो भी क्या समझे जाएंगे, वो भी समझे जाएंगे वो आपस में एसोसिएट हैं, बट सब्जेक्ट टू सब क्लास सेक्शन 4। मतलब ये अगर आगे चल के हम यहाँ पे पढ़ें तो अगर ये दोनों के बारे में पॉइंट है, रिलेटिव्स एंड मेंबर्स ऑफ एन एओपी, अगर मेंबर्स भी एसोसिएट नहीं समझे जाएंगे, अगर वो भी जाके कमिश्नर को कह देते हैं कि भाई देखो हमारा एक आपस में बिजनेस रिलेशन है, हम दोनों एक एओपी के मेंबर्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा इसके इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट करता हूँ, तो कमिश्नर अगर सेटिस्फाई होता है तो वो भी एसोसिएट नहीं समझे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मेंबर ऑफ एओपी एंड एओपी और ये सारी चीज़ें ये हमने कल डिटेल में डिस्कस कर ली थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको डिस्कस करना था, सो मैंने इसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर दिया। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल क्या है, एबीसी कंपनी हैज़ द फॉलोइंग शेयर होल्ड, ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी को, ठीक है, ये कंपनी, इसकी शेयर होल्डिंग कुछ ऐसी है। इसकी शेयर होल्डिंग में इस कंपनी के मतलब 100% जो शेयर्स हैं वो कुछ इस तरह डिवाइड हुए हैं। 55% जो शेयर्स है ना, ठीक है, वो किसके पास है, एक एओपी है जिसका नाम है एलएम एओपी, ठीक है। इस एओपी के पास इसके 55% जो हैं वो शेयर्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस एओपी के अलावा, इस एओपी के अलावा सॉरी इस एओपी के अलावा एक कोई इंडिविजुअल है जिसका नाम है एम, उसके पास है 20% शेयर्स, ठीक है। फिर एक और इंडिविजुअल है जिसका नाम है एन, इसके पास कितने हैं 10%, इसका नाम है एन। फिर एक और है जिसका नाम है क्यू और इसके पास भी है 10, ठीक है, क्यू के पास भी है 10। अच्छा, फिर एक और है जिसका नाम है आर और आर के पास है 5% शेयर्स। तो ये 5 और 55 60 और 40, ये 100% इसकी शेयर होल्डिंग इस तरीके से डिवाइड हुई। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इनमें ज़रा बताओ कि कौन कौन इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर कौन कौन एसोसिएट है। सो एल एम ए ओ पी जो है इसके मेंबर्स के बारे में हमें नहीं बताया गया, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि इसके मेंबर्स कौन है। सो हम बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि हम सिर्फ कंपनी के साथ इनका रिलेशन देख सकते हैं। हमें नहीं बताया गया कि इनमें से कोई आपस में भाई बहन का रिश्ता है किसी का, या कोई और रिलेशन है जिसकी वजह से ये एसोसिएट बन रहे हो इंडिविजुअल्स, या ये एसोसिएट बन रहे हो एओपी के साथ। तो सिंपल हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें हमें कंपनी के बारे में बता दिया गया है और उसकी शेयर होल्डिंग के बारे में बता दिया। तो शेयर होल्डिंग के मुताबिक ये जो एल एम ए ओ पी है इसके मोर देन 50% शेयर्स हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। मोर देन 50% शेयर्स का मतलब क्या है कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी एसोसिएट की उसमें हमने कहा था कि कंपनी के केस में क्या होगा कि अगर कोई शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इधर अलोन, अगर वो अकेला या टुगेदर विद द एसोसिएट या एसोसिएट्स के साथ मिलके डायरेक्टली कर ले या थ्रू इंटर पोस्ट पर्सन जो है वो क्या कर ले, मोर देन 50% वोटिंग पावर अपने पास ले आए, 50% से ज़्यादा जो है वो राइट टू डिविडेंड अपने पास ले आए और 50% ज़्यादा राइट टू कैपिटल ले आए, तो हम क्या कहेंगे, कंपनी और वो जो उसका शेयर होल्डर है वो आपस में क्या है, एसोसिएट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि इस केस के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि ये जो फर्म है मोर देन 50% शेयर होल्डिंग रखती है इस कंपनी में, तो ये दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट्स, ठीक है।
So LMAOP and ABCO are associate because LMAOP holds more than 50% shares in ABC and Co. ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन था। आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक कंपनी है XYZ को, ठीक है। इसकी शेयर होल्डिंग कुछ इस तरह है। एक है NAAOP, मतलब एक AOP है, इसके पास इसकी 45% शेयर होल्डिंग। फिर एक भाई साहब R हैं जिनके पास इसकी 10% शेयर होल्डिंग है। एक भाई साहब जो हैं N हैं, उनके पास कितनी है, 20% शेयर होल्डिंग है। एक भाई साहब जो हैं वो Q हैं, इनके पास कितनी है, 10% है। एक M है, इनके पास कितनी है, 10% है। और एक जो है वो हैं G, इनके पास है 5%। अब ये मैंने इतना घुमा फिरा के लिख दिया है कि मुझे ये सारे एक दफ़ा खुद भी देखने पड़ेंगे। खैर, 5 और 45, 50, ये फिर 50 और +20, 70, 80, 90 और 100, मतलब ये 100% इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो कुछ इस तरह से जो है वो डिवाइड हुई हुई। अच्छा, मजीद हमें बताया गया है कि यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, हमें बताया गया कि R एंड N आर मेंबर ऑफ NAOP। ठीक है, ये जो फर्म है, ये जो AOP है, इसके मेंबर्स जो है ना वो हैं R और N, ये दोनों लोग इसके भी क्या हैं, इसके भी मेंबर्स हैं। हैविंग 60% और 40% शेयर ऑफ प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये जो R है ना, इसका NAAOP के अंदर भी ये जो है मेंबर है। तो R के पास ना इसका 60% है और N के पास इसका 40% है। ठीक है, प्रॉफिट वन। अब एक और चीज बता दी गई, N इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ R। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि N जो है इसके इंटेंशंस के मुताबिक चल सके। देखिए, हमने पढ़ा था कि ये दोनों अगर फर्म के मेंबर्स हैं, ये दोनों फर्म्स के मेंबर हैं, तो बाय डेफिनेशन ये दोनों आपस में एसोसिएट बनते हैं। बट अगर ये सेटिस्फाई कर दे कि एन जो है वो कह दे कमिश्नर को जाके सेटिस्फाई कर दे कि भाई मैं आर की इंटेंशंस के मुताबिक काम नहीं करूंगा, हमारा एक प्रोफेशनल रिलेशन है, हम फर्म की हद तक वहाँ पे एक साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं, अदरवाइज मैं आर के इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी के अंदर जब कोई बात आएगी डिसीजन की, तो एन ने ये साबित कर दिया कमिश्नर के पास जाके कि मैं आर की डायरेक्शंस के मुताबिक काम नहीं करूंगा। ठीक है, सो ये आपस में इस वजह से कि ये दोनों एक फर्म के मेंबर्स हैं, ये आपस में एसोसिएट अब नहीं रहे, क्योंकि अगर इसने कमिश्नर को सेटिस्फाई कर दिया तो ये आपस में इस रीजन की वजह से कि ये दोनों एक फर्म के मेंबर थे या एक एओपी के मेंबर थे, अब ये दोनों आपस में एसोसिएट नहीं रहे। ठीक, तो बात आती है कि अब क्वेश्चन में तो हमें ये मेन कंसर्न था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन एसोसिएट्स। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो फर्म है, इस फर्म का रिलेशन अपने जो मेंबर है उसके साथ ऐसा है कि ये उसके साथ एसोसिएट बनती है। तो यस, आर के साथ ये एसोसिएट बनती है। आर का 60% जो है वो यहाँ पे राइट टू प्रॉफिट है इस एओपी में। सो आर और एन एओपी आपस में एसोसिएट बन गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आर चाह रहा होगा एओपी वैसे ही काम कर रही होगी, इसके पास तो 60% इसका राइट टू प्रॉफिट है, ये इसको कंट्रोल कर सकता है। सो जब इसके यहाँ पे 45% है और यहाँ पे आर के 10% हैं, तो ये दोनों क्या हैं, ये टुगेदर, अलोन नहीं, टुगेदर ये क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जी एन को के मोर देन 50% जो है वो अपने पास शेयर्स रख के बैठे हो। ठीक है, मतलब एक बंदा अलोंग विद हिज एसोसिएट इस कंपनी के मोर देन 55% शेयर्स रख के बैठा हुआ, 50% से ज़्यादा शेयर रख के बैठा हुआ है, तो किसकी चलेगी इस कंपनी के अंदर, आर की चलेगी। आर अपने एसोसिएट के साथ, एसोसिएट कैसा है कि उसको भी कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ मिलके इस कंपनी को कंट्रोल कर सकता है, मोर देन 55% इसके पास शेयर्स आ गए। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर हम ये देखें कि यहाँ पे रिलेशन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर रिलेशन किस किस का है, एसोसिएट का, तो एक तो रिलेशन बनता है आर का अपनी फर्म के साथ, NAAOP के साथ।
ये दोनों आपस में एसोसिएट है। दूसरे नंबर पे आर का इस एक्स वाई जी एंड को के साथ, क्यों? क्योंकि आर अलोंग विद हिज एसोसिएट हैविंग मोर देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग इन एक्स वाई जी कंपनी, और एन ए एओपी का विद एक्स वाई जी को के साथ भी, ये भी आपस में एसोसिएट बनता है, क्योंकि एन वाई एओपी अलोंग विद हिज एसोसिएट, अलोंग विद इट्स एसोसिएट, क्योंकि ये फॉर्म है ही नहीं है, आर को साथ मिला के इसने मोर देन 55%, जो मोर देन 50% जो है ना वो शेयर होल्डिंग यहाँ पे रखे। तो इस पूरे क्वेश्चन में 3 एसोसिएट्स के रिलेशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखते हुए इस पूरी डेफिनेशन को आपने इस तरह के सिनेरियोस खुद से सोचने हैं जहाँ पे मल्टीपल रिलेशन ऐसे बन सकते हों कि वहाँ पे एसोसिएट का जो है ना वो रिलेशन डेवलप हो सकता हो। ठीक है, तो ये 3 जो है इसके अंदर रिलेशन। अच्छा, यहाँ पे अब आंसर में हमें ये भी बताया गया है कि एज एन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ आर, सो आर एंड एन आर नॉट एसोसिएट, however NAAOP and R are associated because R hold more than 50% profit in NAOP। ठीक है, खैर ये इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, ये सिंपल था। अब एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं जो कि है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या होती हैं? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का मतलब है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मीन्स एन अमाउंट रिसीव्ड वेदर पीरियोडिकल और लमसम। कोई भी अमाउंट रिसीव करना, चाहे वो पीरियोडिकली रिसीव करना या लमसम में रिसीव करना। पीरियोडिकली का मतलब क्या है कि एक खास पीरियड के बाद अगर आपको कुछ अमाउंट रिसीव हो रही है तो पीरियड वाइज होगी, लाइक हफ्तावार। ठीक है, हफ्तावार भी आपको मिल सकती है, मंथली भी मिल सकती है। ठीक है, 6 मंथ बाद भी मिल सकते हैं, क्वार्टरली भी मिल सकती है, एनुअली भी मिल सकते हैं। ये जो पेमेंट मिलेगी ना, एक आपका हर एक कुछ खास अरसे के बाद जो मिल रही होती है, इसको पीरियोडिकल पेमेंट कहते हैं, या पीरियोडिकल अमाउंट रिसीव इसको कह सकते हैं। एक है लमसम, भाई साल के बाद पूरे साल की वैल्यू एक ही दफ़ा मिल जाए, इसको लमसम कहते हैं। ठीक है, सो ये दो बातें यहाँ पे यूज हुई हैं। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, फी किस लिए? टेक्निकल सर्विसेज के लिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना। तो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। वो क्या कहता है कि अमाउंट रिसीव्ड वेदर पीरियोडिकली, आपको चाहे एक खास अरसे के बाद कुछ पेमेंट मिलती रहे या लमसम मिलती रहे, फॉर रेंडरिंग ऑफ मैनेजेरियल। अगर आप प्रोवाइड, रेंडरिंग का मतलब क्या है? प्रोवाइड करना। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ मैनेजेरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर आप किसी को मैनेजेरियल सर्विसेज दे रहे हो, टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हो, या कंसल्टेंसी के सर्विसेज दे रहे हो, चाहे उसके अगेंस्ट आप महीने बाद पैसे उससे ले रहे हो, हफ्ते बाद ले रहे हो, साल बाद ले रहे हो, या एक ही दफ़ा टोटल ले रहे हो कि भाई मैं आपको सारी ज़िंदगी दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, मैं सारी ज़िंदगी आपको जो है ना वो कंसल्टेंसी दूंगा, मैनेजेरियल टेक्निकल या कुछ भी, मतलब एक ही पूरे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक दफ़ा पैसे ले लो, जिसको लमसम कहते हैं, या महीने बाद या कोई खास पीरियड के बाद, तो जो अमाउंट आपको मिलेगी उसको कहेंगे फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अच्छा, अब आपको समझना क्या है कि इसमें मैनेजेरियल आता है, टेक्निकल आता है, और कंसल्टेंसी सर्विसेज आती हैं, इंक्लूडिंग द सर्विसेज फॉर टेक्निकल एंड अदर पर्सोनल। मतलब ठीक है, उसमें आप हो सकता है कुछ टेक्निकल स्टाफ भेजो, वो काम करके आए, तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज होंगी, या किसी और तरह का पर्सोनल भेजो तो जो भी आपको मिलेगा वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थी? डेफिनेशन थी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की। अच्छा, आगे चलते हैं इसको। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इस डेफिनेशन में कुछ चीज़ों को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल ये बात भी लिखी जा सकती थी, बट एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग, बट यहाँ पे क्या लिखा गया? बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें ये शामिल नहीं है। ठीक है, सो कौन सी चीज़ें इसमें शामिल नहीं है? एंड अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन असेंबली और लाइक प्रोजेक्ट। अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है, एक प्रोजेक्ट में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो कि मैं आपकी कंस्ट्रक्शन भी करूंगा, असेंबली भी करूंगा, या खाली असेंबली करूंगा, या इस तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो ये काम नहीं समझा जाएगा कि आपने फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज दी। अब ज़रा बात समझिएगा, एक बंदा घर बनाना चाहता है, वो आपके पास आया है, वो आपको कहता है कि आप
आर्किटेक्चर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो आप आर्किटेक्ट होने की वजह से मुझे एक मैप बना दें। ठीक है, तो अगर आपने आर्किटेक्ट होने की वजह से आपने उसको मैप बना दिया, तो आपने एक सिंपल क्या दी, सर्विस दी। इसके अगेंस्ट आप उससे जो पैसे लोगे वो फीफा टेक्निकल सर्विस में आता है। पर अगर वो आपको ये कहता है कि भाई आप मैप भी बनाओ, उसके बाद आपने घर भी कंस्ट्रक्ट करके देना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप खाली सर्विस नहीं दे रहे टेक्निकल, आप साथ में कंस्ट्रक्शन का भी कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कर रहे हो। तो अब आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप टेक्निकल सर्विस तो चाहे दे रहे हो, लेकिन साथ कंस्ट्रक्शन में भी इंगेज होगे, तो इसको नहीं समझा जाएगा कि जो आपको पैसे मिले हैं वो फीफा टेक्निकल सर्विसेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल ये है कि अगर आपने मैप बनाया तो आपको दे दिया उसने 10,000, ठीक है, और कहानी यहाँ पे ख़त्म होगी। तो ये क्या है, फीफा टेक्निकल सर्विस। यहाँ पे आपको कहा गया कि आपने मैप भी डिज़ाइन करना है, साथ आपने कंस्ट्रक्शन भी करनी है। तो 10,000 मैं आपको इसका दे दूंगा, 90,000 मैं कंस्ट्रक्शन का दे दूंगा, तो ये दोनों टोटल 1,00,000 रुपया उसने आपको दिया। इसमें से आप ये नहीं कर सकते कि ये मैप वाला मैं फीफा टेक्निकल सर्विस में ले जाऊँ, ये अलग से नहीं। अब आपने बेसिकली पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें ये दोनों काम आ रहे हैं। सो ये दोनों मिला के ही समझे जाएंगे, और ये नहीं समझा जाएगा कि आपको मैप के अगेंस्ट फीफा टेक्निकल सर्विस मिली। ठीक है, सो ये स्पेसिफिकली जो है अलग कर दिया गया। इसको कहा जाएगा कि आपको बिजनेस इनकम है, कि आप बिजनेस करते हो, कि मैप भी बना के देते हो, साथ कंस्ट्रक्शन भी करते हो। अच्छा, इसी तरह क्या हो सकता है कि आपने एसी खरीदा, या आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ खरीदी, ठीक है, और आपको वो इंस्टॉल करवाना पड़ता है। ठीक है, अब आप इंस्टॉल क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन तो ये है, जिससे खरीदा उसी को कहो कि वो इंस्टॉल करके दे। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि वही आपको इंस्टॉल करके दे दे। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप बाहर से किसी भी बिजली वाले को हायर करो, या किसी भी मजदूर को हायर करो, वो आपको इंस्टॉल करके दे दे। अब जो बाहर से आपने हायर किया, जो सिर्फ जिसका ताल्लुक ये था कि उसने जाके वो इंस्टॉल करके देना था, ये आप उसको जो पेमेंट करोगे ये उसकी फीफा टेक्निकल सर्विस होगी। लेकिन अगर आप ऐसे को पे करोगे जिसने आपको एसी भी बेचा है, और साथ उसने कहा मैं आपको फ्री में इंस्टॉल करके दूंगा, या थोड़े बहुत पैसे लेके इंस्टॉल करके दूंगा, तो उसको जो आपने पैसे दिए हैं वो उसकी फीफा टेक्निकल सर्विस नहीं आएगी, वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगी, क्योंकि वो एसी बेचता है और साथ उसके साथ ही वो एक टेक्निकल सर्विस भी दे रहा है। तो ये टेक्निकल सर्विस जो है ना, वो स्पेसिफिकली निकाल दी गई है कि अगर कोई असेंबली का काम कर रहा है, या इसी तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जहाँ पे मेन काम कुछ और कर रहा है लेकिन साथ ही एक टेक्निकल सर्विस भी दे देता है, तो टेक्निकल सर्विस जो वो साथ दे रहा है उसको मेन काम का ही हिस्सा समझा जाएगा, उसको अलग से फीफा टेक्निकल सर्विस नहीं कहेंगे। दूसरा कहता है कि रिसीट विच इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। देखो, दो ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक भाई साहब हैं जो कि बहुत माहिर हैं, ये बिजली का काम बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको से कि इससे कोई बिजली का काम करवाना है। ठीक है, आपकी कोई ये बिजनेस प्लेस है या आपकी शॉप है, आप चाहते हो कि मैं बिजली का काम करवाऊँ। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको कहो कि भाई आप आओ और ये बोर्ड सा लगा दो। ठीक है, ये आएगा, बोर्ड लगा के चला जाएगा, आप इसको पैसे दे दोगे, 5,000 दे दिया, जो भी, ये चला गया, इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आपसे इनकम कमा रहा है ये फीफा टेक्निकल सर्विस, इसने एक टेक्निकल काम किया, ठीक है, और उसके बदले में इसने पैसे ले लिए। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप इस बंदे को कहो कि भाई मेरा ये जो बिजनेस है ना, इसमें डेली बेसिस के ऊपर इस तरह के काम आ रहे होते हैं, तो तुम ना डेली बेसिस के ऊपर मेरे पास आया करो। ठीक है, कोई ख़ास टाइम के अंदर आ जाया करो, और महीने बाद मेरे से पैसे ले लिया करो। ठीक है, अब ये एक ख़ास टाइम में से 9 to 5 ही आपके पास आ जाता है और बैठा रहता है, चाहे काम हो या ना हो। अब इसका मतलब क्या है कि ये उस टाइम के अंदर आपके साथ बाउंड हुआ हुआ है, एक किस्म की आपकी एम्प्लॉयमेंट में है, ये आपसे सैलरी ले रहा है। अब जो सैलरी कमा रहा है, हालांकि ये काम क्या कर रहा है, अब भी वही काम कर रहा है जो पहले कर रहा था, टेक्निकल काम ही कर रहा है, लेकिन अब ये एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन आ गया, अब ये सैलरी ले रहा है आपसे, तो ये क्या समझा जाएगा, ये समझा नहीं जाएगा कि फीफा टेक्निकल सर्विस। ठीक है, अब आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये लिखना नहीं है पेपर में, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स डाली हैं। एग्जांपल फॉर फीफा टेक्निकल सर्विसेज, तो अगर कोई लिफ्ट रिपेयर सर्विसेज ले रहे हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज ले रहे हो, आउटसोर्सिंग ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपने किसी फर्म को अपनी मैनेजमेंट आउटसोर्स की हुई है, ये सारी सर्विसेज क्या हैं, टेक्निकल सर्विसेज हैं। ठीक है, इनसे जो पैसे मिलेंगे वो होंगे फीफा टेक्निकल सर्विसेज। अच्छा, ये इसी तरह लीगल या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी ले रहे हो, वो भी इसी में आ जाती है। और नॉट फी फॉर टेक्निकल सर्विस कौन सी होगी, जैसे कि आप
प्लांट बेचते हो, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर देते हो, तो ये इंस्टॉलेशन वाला टेक्निकल काम है, लेकिन क्योंकि आपने प्लांट के साथ किया तो ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट समझा जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे हो अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक है, कि आप इंजीनियर हो और आपको किसी ने एम्प्लॉय अपना रखा हुआ है, तो आप बेशक टेक्निकल काम कर रहे हो लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट में हो, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा। या आप कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट के अंदर हो, मैप वगैरह भी बनाते हो, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। ठीक है, ये फीफा टेक्निकल सर्विसेज में नहीं होगा। अच्छा, ये अब हमारी डेफिनेशन थी। उसके बाद ये कुछ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हैं, ये आई होप कि आपको पहले हम पढ़ चुके हैं, आपको समझ होगा। तो ये अब ये डेफिनेशन हैं कुछ जो अभी हम पार्ट 1 में करेंगे चैप्टर 5 के। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे और सैलरी वाला। उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि यार कुछ डेफिनेशन और आपको आनी चाहिए, तो वो मैं साथ साथ पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर हम जो है अपना सैलरी का चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।